सूरज दरख्तों के ऊपर काफी बुलंदी पर निकल आया था। गार के बाहर कोई भी आदमी नजर न आया। मैं अपने घास फूनस के झोंपड़े के बाहर जमीन पर बैठ गया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कमांडर मुझे आधी रात को झोंपड़े से उठा कर ले गया था। उतने में कमांडर गार में से निकला। उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड थे। गार के बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा और अकेला मेरे पास आ गया। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। कमांडर ने मुझसे ये पूछने की भी जरूरत महसूस न की कि जंगल में मेरी रात कैसे गुजरी। उसने ये भी न बताया कि वो मुझे छोड़ने के बाद वापस वहाँ क्यों नहीं आया। बस मेरी तरफ एक नजर देखा और खालिस फौजी इन इंस्ट्रक्टरों की तरह करख्त लहजे में बोला, तुम अपनी झोंपड़ी में बैठकर खाना खाएगा, उसके बाद तुम्हारी जाबिते के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं अपनी झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड मेरे लिए खाना लेकर आया। 2 रोटियां और उसके ऊपर रखा हुआ रात वाले हिरन के गोश्त का टुकड़ा। मैंने बॉडीगार्ड से कहा कि मुझे इतनी भूख नहीं है, ये तो नाश्ते का वक्त है। बॉडीगार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। मैंने बेमुश्किल एक रोटी हिरन के गोश्त के साथ खाई। उस वक्त मुझे सुबह की चाय भी न मिली। बाहर से कमांडो की आवाज आई, मियां रंगरूट बाहर निकलू डबल से। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। कमांडर कमांडो की फुल वर्दी में, राइफल कंधे पर लटकाए, सब्ज रुमाल कंधे पर बांधा हुआ था। मुझे देखा और ये कहकर चल पड़ा, एडवांस। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे जंगल के एक और रास्ते पर चिल्लाता हुआ एक खुली वादी में ले आया। ये वादी छोटी सी थी, चारों तरफ पहाड़ियां थी। कमांडर एक जगह बैठ गया। मैं बैठने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ बैठकर आराम करने नहीं आया, ये तुम्हारी खाला जी का रेस्ट हाउस नहीं। चलो इस वादी के तो चक्कर लगाओ, डबल मार्च करते हुए गो। उसने इतनी जोर से फौजी अंदाज में उगो कहा कि मैं बेअख्तियार दौड़ पड़ा। वादी के गिर्दागिर्द एक पगडंडी बनी हुई थी। यहाँ नए रिक्रूटों से दौड़ें लगवाई जाती। मैं डबल मार्च करता जा रहा था। एक जगह थक कर जरा रुका तो दूर से कमांडर की आवाज आई, अभी तुम रेस्ट नहीं करेगा, गो। मैंने पलट कर देखा। कमांडर एक ऊंची जगह पर बैठा मुझे बराबर निगाह में रखे हुए था। ज्यादा क्या बताऊं, बस यूं समझ लीजिए कि जब 2 चक्कर पूरे किए तो मैं खच्चर की तरह हानिप रहा था। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। कमांडर खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम पूरा खच्चर बन गया है। हम तुमको पहले खच्चर बनाएगा, फिर घोड़ा बनाएगा, उसके बाद तुम्हारे कान खींच खींच कर खरगोश बनाएगा। दोपहर तक कमांडर मुझे थोड़ा सा टीलों पर चढ़ाता उतारता रहा। एक जगह बरसाती जवड़ था जिसका पानी सब्जी माइल था। वहाँ कमांडर ने हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम इस तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। पानी को हाथ से इधर उधर हटाएगा, फिर सिर्फ 1 कप पानी पिएगा। जवहड़ का पानी इतना गंदा लग रहा था कि मैंने कहा, कमांडर मुझे प्यास नहीं है। हालांकि मुझे बड़ी प्यास लगी हुई थी, मगर मैं जवहड़ का गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। कमांडर ने कहा, तुम्हारा माई बाप भी ये पानी पिएगा। उसने मुझ पर राइफल तान ली। मैं खौफजदा हो गया। मुझे उस शख्स से डर लगने लगा था। उसका कोई भरोसा नहीं था, कहीं सच में वो मुझे गोली ही न मार दे। मैंने झुककर जवहड़ के पानी को हाथ से इधर उधर हिलाया और आंखें बंद करके 2 चुल्लो पानी पी गया। कमांडर की आवाज आई, शाबाश, अब तुम इस जवहड़ में गोता लगाकर उसके दूसरे किनारे पर जाएगा। अगर तुमने सर पानी से बाहर निकाला तो हम गोली चलाएगा। मैं कमांडर के इस अजीब व गरीब हुक्म पर परेशान हो रहा था कि उसने मुझे जवहड़ में धक्का दे दिया। मैंने नाक मुना बंद कर लिया। जवहड़ के पानी की तह में किसी दरख्त की जड़ें थीं जो मेरे पांव के साथ अटक गई थीं, मगर मैंने जल्दी से उन्हें अपने हाथ से अलग कर दिया और जितनी तेजी से पानी के अंदर तैर सकता था तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। खुदा का शुक्र है कि जिस वक्त कमांडर ने मुझे जवहड़ में धक्का दिया था उस वक्त मैं सांस ऊपर की तरफ ले रहा था और जिस्म में काफी ऑक्सीजन थी और पानी के अंदर झाड़ झंकार मेरा रास्ता रोक रहा था। मगर मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था। मैं आजादी कश्मीर की लड़ाई में जाकर मरना चाहता था। मेरे अंदर जबरदस्त ताकत आ गई और मैंने एक ही सांस में जवहड़ पार कर लिया। जब मेरे हाथ पानी के अंदर दूसरे किनारे के साथ टकराए तो मैंने अपना सर बाहर निकाल लिया। कमांडर की गोली का डर बराबर लगा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि मैंने जवहड़ पार कर लिया था। कमांडर मेरे बाहर निकलते ही दूसरे किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। उसने हाथ देकर मुझे जवहड़ से बाहर खींच लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैंने अपने बाजू देखे तो दहशत से मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरे बाजुओं के साथ जव्वंकें चिमट गई थीं। मैंने जल्दी जल्दी सारी जव्वंकें खींचकर फेंक दें। कमांडो पास खड़ा तमाशा देख रहा था। बोला, शाबाश, अब मेरे पीछे आ जाओ। वो आगे चल पड़ा। जव्वंकों से निजात पाने के बाद मैं भी उसके साथ रवाना हो गया, मगर जव्वंकों के काटने की वजह से मेरे बाजू से खून निकल रहा था। वो मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक ऐसी जगह ले आया जहाँ शिफा पानी का चश्मा बह रहा था। कमांडर ने हुक्म दिया कि इसमें तुम नहाएगा, कपड़े भी धोएगा, गो। वो अपनी राइफल लिए एक तरफ झाड़ियों के पास बैठ गया था।
मैं चश्मे में उतर गया। साफ शफाफ चश्मे के पानी में कपड़े उतार कर धोए। गुस्ल किया और जौहर के पानी की तमाम अलाइशें धो डालें। मैंने कपड़े निचोड़ कर गीले ही पहन लिए। इस दौरान कमांडर ने अपना कमांडो चाकू निकाला हुआ था और उसी से दरख्त की सूखी शाखें काट रहा था, जिससे उसने आग जलाई और मुझे कहा, तुम सामने वाले तराटीले झाड़ी के पास जाएगा जहाँ एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ मिलेगा। तुम उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा। गो। मैं माशीन की तरह उस झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ी में झुककर गौर से देखा तो एक तरफ से मेंढक की आवाज आई। खुदा जाने ये मेंढक वहाँ किस तरफ से आ गया था। मुझे यकीन है कि ये मेंढक कमांडर ने खुद वहाँ छोड़ा होगा। मैंने मेंढक को लपक कर पकड़ लिया और उसे कमांडर के पास ले आया। कमांडर ने मेरे देखते ही देखते मेंढक का पेट चाक करके उसकी अंतड़ियां वगैरह निकाल कर अलग फेंक दें। फिर उस मेंढक को आग पर भूनने लगा। मेरी समझ में न आया कि कमांडर मेंढक को क्यों पका रहा है। अचानक मेरा दिल उछल कर मेरे हलक में आ गया। कहीं ये मेंढक मुझे खिलाने के लिए तो नहीं भून रहा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कमांडर ने मेंढक की एक टांग काट कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, अब तुम इसको खाएगा। गो। दूसरी टांग कमांडर खुद चबाने लगा। मैंने जिंदगी में न कभी मेंढक खाया और न ही किसी को खाते देखा। मेंढक खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, कमांडर साहिब, मैंने कभी मेंढक नहीं खाया। कमांडर ने जवाब दिया, तुम्हारे सामने अगर हम मेंढक की टांग खाता है तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारी गोली खाएगा। इसके साथ ही कमांडर ने खौफनाक अंदाज में नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। इस अजीब व गरीब जिद्दी शख्स से किसी भी रिएक्शन की तवक्का की जा सकती थी। मैंने मारे डर के आंखें बंद की और मेंढक की टांग मुना में रखकर चबाने लगा। मैंने नाक के जरिए सांस लेना भी बंद कर लिया था ताकि मेंढक के जले हुए गोश्त की बदबू मुझे महसूस न हो। मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने किस अजाब के साथ मेंढक की टांग खाई। जब मैंने मेंढक की टांग खाकर खत्म की तो कमांडर उठा हुआ था। उसने मुझे हुक्म दिया, अपने पाँव के जूतों से इस आग को अच्छी तरह बुझा दो। अब तुम इस तालाब के गिर्द 15 चक्कर पूरे करेगा। हम यहाँ खड़े होकर गिनेगा जब तक तुम 15 चक्कर लगाएगा। गो। वो करख्त आवाज में बोला। मैं रिपोर्ट मशीन का आदमी बन चुका था। उसने गो कहा और मैं दौड़ पड़ा। तालाब का हल्का ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। जब 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस थूकने की मानंद चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और कहा, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया, पूरा घोड़ा। अब वापस अपने हेडक्वार्टर जाएगा। जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल के खुफिया ठिकाने पर आए तो दिन ढिल चुका था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। कमांडर मेरे साथ मेरे झोंपड़े में आकर बैठ गया था। वहाँ चाय आ गई, साथ बस्कट भी थे। अब कमांडर फिर कमाल शाह बन गया था। शाइस्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे इस आहनी अज़्म को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुश आइंद बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इसी अज़्म की गर्दिश देखना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को यही आहनी अज़्म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस आहनी अज़्म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियां देनी चाहिए। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के नहीं, काम करने के दिन हैं। इन दिनों मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन है और तुम्हारे सर पर खड़ा है और वो किसी मौके की तलाश में है। उसे मौके कभी मत देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सिपाही हो। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के सिपाही हो। अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियां दे रखी हैं। तुम कमजोरी दिखाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर उसे मुसीबतों, तकलीफों और अजियतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़्म को मुस्तहकम कर रही थीं। मेरे अंदर महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जैसा जज्बा हुर्रियत गर्दिश कर रहा था। मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग ट्रेनिंग का मरहला होगा। इसके बाद तुम्हें अंधेरे में दुश्मन पर चीते की तरह झपट कर एक सेकंड के अंदर चाकू के साथ उसके बाएं जानिब या दाएं जानिब वाली शह रग काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी इम्यूनिशन, डायनामाइट और माइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगाकर कार में ले आएगा। मैं वाकई एक मशीनी पुर्जा बन गया था। वही अपनी झोंपड़ी के घास वाले फर्श पर लेट गया था। ठीक 1 घंटे बाद कमांडर का एक आदमी मुझे जगाने के लिए मेरी झोंपड़ी में आया। यहाँ चट्टान की दीवार के साथ साथ कुछ फासले पर कुछ निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। इस जमाने में अभी कलाशनकॉफ वगैरह नहीं थी। बरीन गन्स, स्टीन गन्स और मशीन गन्स ही फौज में इस्तेमाल होती थी। गार के अंदर राइफल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि जंगल में फायर की आवाज पैदा न हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और यहाँ मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 रोज तक मैं गार के अंदर निशानेबाजी की ट्रेनिंग हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया था। इसमें मेरे शौक और कमांडर की आली तरबियत का भी असर था।
इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में दुश्मन पर झपटकर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शहरग काटने की ट्रेनिंग भी होती रही। दरख्त के पीछे आदमी की डमी बनाकर खड़ी कर दी जाती, डमी की गर्दन पर घंघरू बांध दिए जाते। कमांडर मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म देता कि डमी की गर्दन पर पीछे से आकर इस तरह चाकू चलाओ कि डमी की आधी गर्दन भी कट जाए और घंघरू की जरा सी आवाज भी पैदा ना हो। ये बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग थी। शुरू में डमी की गर्दन पर घंघरू झंझना उठते। कमांडर की पीछे से करख्त आवाज आती, तुम जंगली लोगों को कब अक्ल आएगी? ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था, बस गाली देने की कसर बाकी रह गई थी। 2 दिनों में जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर घड़ी हाथ में लेकर सीकंड वाली सुई का बटन दबाकर गुआ कहता और मैं दरख्त के पीछे खड़ी दुश्मन की डमी पर चीते की फुर्ती से झपटकर उसकी गर्दन दबोचकर इतनी महारत से चाकू फेरा करता कि उसकी आधी गर्दन कट जाती और क्या मजाल कि घंघरू की आवाज पैदा हो। ये सब सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता। इसके बाद मेरे टार्चर बर्दाश्त करने की तरबियत का मरहला आ गया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा दिया और कहा, कमांडो, घाटे में आकर अगर दुश्मन के हथे चढ़ जाए तो दुश्मन उसे इतनी गैर इंसानी अजियत देता है कि एक बार तो बड़े बड़ों का दिल हार जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज्यादा पूछगछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडो को इतनी अजियतें दे, उसके साथ इतनी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और अपने खुफिया ठिकाने का महल वकूआ बता दे। ये दुश्मन की बहुत बड़ी फतह और एक कमांडो की बहुत बड़ी शिकस्त है। इस तरह दुश्मन तमाम कमांडोज को खत्म करके अपने एमुनेशन डंपों, सप्लाई डिपों, फौजी कन्वाय और हजारों की फौजी नफरी को तबाह होने से बचा लेता है। हम तुम्हें इतना टॉर्चर नहीं करेंगे कि तुम मर जाओ, मगर इतनी अजियतें जरूर देंगे कि तुम्हारा जिस्म इन्हें बर्दाश्त करने का आदी हो जाए। बस हम इतना ही कर सकते हैं। आगे सारा काम तुम्हारे ईमान की कुव्वत ने करना है, लेकिन जिस वक्त हम तुम्हें टार्चर करें तो इतना जरूर याद रखना कि दुश्मन तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा टार्चर करेगा। हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, दुश्मन तुम्हें मारने के लिए टार्चर करेगा। अपने मुजाहिद की कमांडर और मर्द मोमिन कमाल शाह की बातें अब याद आती हैं तो सोचता हूँ कि किस कदर सच्चा इंसान था। इसकी एक एक बात सच्ची थी। अगर मैं इसकी तरबियत की भट्टी से न निकला होता तो आज अपनी जिंदगी की सच्ची दास्तान सुनाने के लिए शायद जिंदा न होता। मेरे इस मर्द मोमिन कमांडर ने मेरे जिस्म को जैसा रबड़ बना दिया था जिससे मैं कौमे इस्लाम और अपने वतन के लिए दुश्मनों की बड़ी से बड़ी अजियत, जबर, जुल्म, खता के 3rd डिग्री टार्चर भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। और मुझे ये भी सिखाया है कि अगर दुश्मन का टार्चर और गैर इंसानी अजियतें हद से आगे निकल जाएं तो फिर किस तरह अपने जिस्म को, अपने शऊर और एहसासात को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर दिया जाता है। कश्मीर के महाज पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि दुश्मन ने मुझे ऐसी ऐसी दरिंदा सिफत अजियतें दें कि मुझे महसूस हुआ कि मैं जिंदा नहीं रहा, लेकिन मैं जिंदा था। सिर्फ मैंने अपने कमांडो की हिदायत पर अमल करते हुए गैर इरादी तौर पर अपने वजूद को, अपने शऊर को अल्लाह के हवाले कर दिया था। किस्सा मुख्तसर, कमांडर कमाल शाह के खुफिया ठिकाने पर मेरी कमांडो ट्रेनिंग एक खास मुद्दत के बाद खत्म हो गई। इस ट्रेनिंग ने मुझे खरगोश, घोड़ा, खच्चर, लोमड़ी, शेर, चीता सभी कुछ बना दिया था। सबसे बढ़कर ये कि मुझे एक सच्चा पाकिस्तानी और इस्लाम का शैदाई बना दिया। इस्लाम का शैदाई मैं पहले भी था, लेकिन कमाल शाह की तरबियत ने मुझे शैदाई होने के साथ साथ इस्लाम का सिपाही भी बना दिया। ऐसा बेखौफ सिपाही जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, जिहाद करना, दुनियावी मुआमलात करना सिर्फ अल्लाह के लिए था, जिसके जिस्म में जान और रूह सिर्फ इसके लिए मुक़य्यद थी कि इसे एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह की अमानत थी। ये इस मर्द मोमिन की तरबियत थी कि जब मैं कश्मीर के महाज पर दुश्मनों से लड़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा मेरे साथ है और जैसे कि खुदा के फरिश्ते मेरे साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।